जय हिंद। नमस्कार। मैं डॉक्टर उदय भान सिंह, लेखक, संपादक, राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डॉक्टर उदय भान सिंह ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपसे संवाद की श्रृंखला में हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जिसका संबंध 131वां संविधान संशोधन विधेयक से है, जो कुछ दिन पहले ही संसद में पारित नहीं हो सका। अब आप समझ गए होंगे कि हम चर्चा करने जा रहे हैं लोकसभा के परिसीमन को लेकर के, महिला आरक्षण को लेकर के। लेकिन तत्काल हम केवल चर्चा पर चर्चा करने जाएंगे परिसीमन को लेकर के। परिसीमन के बारे में पक्ष और विपक्ष द्वारा अनेक मुद्दे उठाए जा रहा है। विपक्ष का कहना कि भारत सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जो परिसीमन का प्रयास किया जा रहा, यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसे संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप उठाया गया कदम बता रही। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार देश में परिसीमन नहीं होने जा रहा। इसके पहले भी 4 बार परिसीमन हो चुका। क्या पूर्व में जो परिसीमन कराए गए वह संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है? एक प्रश्न अभी मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं। अगर वर्तमान में भारत सरकार परिसीमन कराने का निर्णय ले रही है, इस दिशा में उपयुक्त संविधान संशोधन विधेयक ला रही है, तो उसका विरोध किया। इसी मुद्दे पर हम चर्चा पर चर्चा करने आपके साथ जा रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा पर चर्चा करेंगे परिसीमन क्या होता है, उसके बाद इससे संबंधित विभिन्न परिसीमन के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान क्या, परिसीमन क्यों आवश्यक होता है, परिसीमन का आधार क्या, परिसीमन का क्यों वर्तमान में विरोध कुछ राज्यों द्वारा या राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है। मित्रों, प्रत्येक ऐसे देश जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों का चयन होता, पूरे क्षेत्र को संसदीय क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया जाए, पूरे देश को संसदीय क्षेत्रों और राज्य को विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया। विभाजन का आधार मुख्य रूप से जनसंख्या और भूगोल होता है। परिसीमन वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत देश की विभिन्न राज्यों को वहां की जनसंख्या और वहां के भूगोल के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता और समय समय पर उनमें संशोधन भी किया जाता, उनका पुनः परिसीमन किया जाता। कुछ जब कि परिसीमन किया जाता तो किसी संसदीय क्षेत्र के लिए उसके क्षेत्रफल का निर्धारण किया जाता, उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता। परिसीमन लोकसभा की सीटों का भी होता, परिसीमन विधानसभा की सीटों का भी हो सका। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में कहा गया कि प्रत्येक राष्ट्रीय जनगणना के बाद अनिवार्य रूप से परिसीमन कराया जाएगा, और अनुच्छेद 212 में राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में परिसीमन की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 327 में कहा गया कि भारत सरकार का दायित्व है कि वह संसद के माध्यम से एक उपयुक्त विधि का निर्माण करके समय समय पर परिसीमन कराए और एक परिसीमन आयोग का गठन करे। परिसीमन आयोग निर्वाचन आयोग की मदद से परिसीमन के कार्य को अंजाम देगा। तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था कहती है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए। 1952 में देश में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ, लेकिन 1952 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसके लिए परिसीमन का कार्य राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा विशेष रूप से 1951 में किया गया। जो प्रक्रिया 1950 में शुरू होती है
और 1951 में संपन्न होती है। तो एक विशेष परिसीमन का कार्य जो है, एक विशेष परिसीमन का कार्य कब शुरू किया गया? 1950-51 में हुआ और पहले लोकसभा का चुनाव उसी आधार पर हुआ। यह विशेष परिसीमन राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा किया गया। इसके बाद 1951 की जनगणना के आधार पर 1952 में चुनाव कराया, परिसीमन किया गया और 1952 के परिसीमन के आधार पर 1957 का चुनाव हुआ, 1962 का चुनाव लोकसभा का हुआ। 1952 के बाद 1962 में परिसीमन हुआ, जो 1961 की जनगणना के बाद हुआ। 1971 की जनगणना के बाद 1972-73 में परिसीमन हुआ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में यह प्रावधान किया गया कि 1981 और 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन नहीं किए जाएंगे। अगले कुछ जनगणना के आधार पर परिसीमन स्थगित रहेगा। उसमें मेंशन किया गया कि 1981 और 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन नहीं किया जाएगा, परिसीमन को एक प्रकार से स्थगित किया गया। 2001 की जनगणना के बाद 2002 में नए परिसीमन की घोषणा की गई। 2003 में परिसीमन आयोग बनाया गया। परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होती है जो 2007-8 में जाकर पूरी होती है और 2009 में लोकसभा का चुनाव नए आधार पर कराया गया, नए परिसीमन के आधार। इस प्रकार अब तक देश में 4 बार सामान्य परिसीमन हुए, 1952, 1962, 1972-73 और 2003 में एक विशेष परिसीमन हुआ जो 1950-51 में हुआ था, जो राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में प्रावधान किया गया था कि 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। इसलिए 2001 की जनगणना के बाद परिसीमन तो हुआ, लेकिन लोकसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई। परिसीमन का आधार मुख्य रूप से जनसंख्या है। अभी जो परिसीमन हुआ है 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ है, लेकिन 1971 के बाद कई जनगणना हो चुकी है, राज्यों की जनसंख्या में काफी वृद्धि हो चुकी है, तो इसलिए वर्तमान में परिसीमन आवश्यक है। जो 2026 तक परिसीमन पर प्रतिबंध लगाया गया वह भी अब समाप्त हो रहा है, तो इसलिए अब नए सिरे से परिसीमन करना आवश्यक है। विपक्ष का यह कहना कि परिसीमन की घोषणा, परिसीमन करने का निर्णय जो सरकार द्वारा लिया गया है वह कहीं न कहीं हमारे संविधान पर एक चोट है, यह पूर्णतया गलत है। क्या 4 बार जो परिसीमन हुए वह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत थे? क्या वह संविधान पर चोट नहीं था? एटसेट्रा। इनको परिसीमन के बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही है लेकर कि परिसीमन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। 4 बार सामान्य परिसीमन, 1 बार विशेष परिसीमन हुआ है। अब 2026 में लोकसभा की सीटों में वृद्धि पर जो प्रतिबंध लगाया गया वह भी समाप्त हो रहा है। परिसीमन करने के लिए एक राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग बनाया जाता है जिसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। परिसीमन आयोग में ऐसे राजनेताओं को भी सदस्य के रूप में लिया जा सकता है जो सक्रिय राजनीति से दूर हो चुके। कुछ विधि विशेषज्ञों को लिया जाता, कुछ समाज शास्त्रियों को लिया जाता और संसद सदस्यों को भी लिया जाता। बड़े कम से कम 5 संसद सदस्यों को लिया जाता। उत्तर प्रदेश का परिसीमन करना है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा के 5 सदस्य। कर्नाटका के बारे में कर्नाटका से 5 सदस्य,
लेकिन जो छोटे राज्य हैं, सिक्किम हो या गोवा हो, जहां 5 से कम सदस्य, वहां से 1 या 2 सदस्य ही लिया जाता। तो परिसीमन आयोग चुनाव आयोग की सहायता से कार्य करता है। परिसीमन आयोग के निर्णय में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता, उसका निर्णय अंतिम होता। वर्तमान में भारत सरकार ने 2 कारणों से परिसीमन करने की आवश्यकता। पहला कि 2023 में नारी बंधन अधिनियम पारित संसद द्वारा किया गया, जिसे हाल ही में अधिसूचित भी किया गया। इस अधिनियम के अनुसार लोकसभा की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। तो केंद्र सरकार 2029 का लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है, इसलिए यह परिसीमन करने की घोषणा किया। क्योंकि अगर 1/3 सीटें महिलाओं को आरक्षित करते हैं तो लोकसभा में सामान्य सीटें, मतलब जो गैर आरक्षित सीटें, वह कम हो जाएंगी, पुरुष वर्ग का भी प्रतिनिधित्व कम। इसलिए भारत सरकार ने लोकसभा की सीटों में वृद्धि करने का निर्णय लिया और कहा कि लोकसभा की सीटों में 50% की वृद्धि की जाएगी। प्रत्येक राज्य में जितनी सीट होगी उसमें 50% की वृद्धि। जैसे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 80 सीट है, तो अगर परिसीमन होता तो 120 सीट हो जाती। बिहार में 40 सीट है तो परिसीमन होता तो 60 सीट। कर्नाटका में 28 सीट है तो परिसीमन होता तो 42 सीट हो जाती। तो भारत सरकार ने एक निश्चित अनुपात में परिसीमन करने का प्रावधान किया। लोकसभा में गृह मंत्री ने कहा कि हम लिखित रूप में दे रहे हैं कि सभी राज्यों की लोकसभा की सीटों की संख्या में 50% की वृद्धि की जाएगी। परिसीमन को लेकर के दक्षिण भारत के राज्य विरोध करते हैं, उनका विरोध वाजिब है। उनके विरोध करने का कारण है कि दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या को नियंत्रित किया, जबकि शेष भारत के राज्यों ने जनसंख्या को नियंत्रण करने में सफलता नहीं पाई। उनका कहना है कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो तमिलनाडु राज्य को घाटा होगा। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु एक बार घाटा उठा भी चुका है। जब दूसरा परिसीमन 1962 में किया गया, उस समय तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें 40 थी, लेकिन परिसीमन के बाद एक कम होकर के 39 हो गई। तो इसे देखते हुए तमिलनाडु के लोग यह विरोध कर रहे हैं कि परिसीमन के बाद हमारी सीटें कम हो जाएंगी, जनसंख्या क्योंकि हमारी कम हुई है, अन्य राज्यों की तुलना में कम बढ़ी है। परिसीमन के आधार पर उत्तर दक्षिण की विभाजक रेखा खींची गई। पिछले वर्ष 2025 में भी परिसीमन का मुद्दा उठा था, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में स्पष्ट किया था कि परिसीमन के बाद किसी भी राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या में कमी नहीं होगी बल्कि वृद्धि होगी। इस बार 121वें संविधान संशोधन में जो भारत सरकार ने परिसीमन करने का फार्मूला दिया, वह जनसंख्या को न दे करके सभी राज्यों में समानुपातिक अनुपात से सीट बढ़ाने का निर्णय लिया गया, प्रस्ताव किया गया। अर्थात सभी राज्यों में 50% लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी। इस प्रकार लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर के 816 हो जाएगी। गृह मंत्री ने सदन में बार बार कहा कि जो परिसीमन होगा, इस परिसीमन में किसी राज्य में सीट की संख्या में कमी नहीं होगी, सभी राज्यों में एक समानुपातिक अनुपात से वृद्धि होगी। विपक्ष ने मांग किया कि लिखित रूप में दीजिए। गृह मंत्री लिखित रूप में भी देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन विपक्ष बहाना बनाते हुए परिसीमन के विरोध में मतदान किया, जिससे 121वां संविधान संशोधन विधेयक पारित न हो गया। जबकि सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह अनुच्छेद 82 में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन का कार्य संपन्न कराए। तो 2021 की जनगणना जो कोविड के कारण नहीं अब होने जा रही है,
तो इस जनगणना के बाद परिसीमन आवश्यक है। दक्षिण भारत के राज्य इसलिए डर रहे हैं कि उनकी जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होगा तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी, तो भारतीय राजनीति में हमारी भूमिका कम हो जाएगी, संसद में हमारी भूमिका कम हो जाएगी, नीति निर्माण प्रक्रिया में हमारी भूमिका कम हो जाएगी और हमारी राजनीतिक शक्ति कम हो जाएगी। लेकिन गृह मंत्री का कहना है कि उनकी सीटों में भी 50% वृद्धि की जाए और अन्य राज्यों की सीटों में किसी भी राज्य की राजनीतिक शक्ति कम नहीं। तो यहाँ पर दक्षिण भारत के राज्यों को गृह मंत्री द्वारा लिखित रूप से जो प्रावधान करने का वादा किया गया और उसी प्रावधान को लिखित रूप में सभी संसद सदस्यों को उपलब्ध कराने की जो लोकसभा में घोषणा की गई वह स्वीकार करना। यदि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता तब दक्षिण भारत की बार्गेनिंग पावर कम होती, दक्षिण भारत के राज्यों में लोकसभा की सीटें कम हो जाती। ऐसे में प्रश्न उठना विरोध स्वाभाविक था, परंतु जब 50% बढ़ाने की बात की जाती है तब कहीं से भी दक्षिण भारत के राज्यों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी राज्यों में लोकसभा की सीटों में 50% की वृद्धि की जा रही है। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद हम आपसे कहना चाहते हैं कि परिसीमन के पॉजिटिव पॉइंट भी है, परिसीमन के नेगेटिव पॉइंट। तो नेगेटिव पॉइंट दक्षिण भारत को लेकर, फिर दूसरा परिसीमन का जो पॉजिटिव पॉइंट है, देखिए समय समय पर सीटों की संख्या में वृद्धि भी आवश्यक है, समय समय पर सीटों का नए सिरे से पुनर्नामांकन भी जरूरत है, समय समय पर जो है सीटों का रोटेशन करना भी जरूरी है। अब किसी भी लोकसभा सीट में 25 लाख से अधिक जनसंख्या है तो कहीं 10 लाख से कम जनसंख्या है, तो कहीं एक सांसद का भौगोलिक जो क्षेत्र है उसका भौगोलिक क्षेत्रफल। जैसे हम बात करें निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के झारखंड से गोड्डा से सांसद हैं, उनके क्षेत्र की जो एक क्षेत्र कोने से दूसरे कोने की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है, उनका यह क्षेत्र कई जिलों को कवर करता है। तो ऐसे में एक जनप्रतिनिधि के लिए, संसद के लिए भी काफी मुश्किल होता अपने क्षेत्र में कार्य करना। तो समय के अनुसार, जनसंख्या के आधार पर और समय के अनुसार भौगोलिकता के आधार पर परिसीमन करना आवश्यक है। झारखंड की हम बात कर रहे थे तो झारखंड में 2003 में परिसीमन नहीं हुआ। झारखंड में घुसपैठियों को लेकर के, कुछ अन्य कारणों से लेकर के जनगणना को स्थगित करना। तो आज झारखंड देश का एक ऐसा अभागा राज्य है जहां पर पिछला परिसीमन भी नहीं हो पाया। झारखंड के अस्तित्व में आने के बाद झारखंड भारत के राजनीतिक मानचित्र पर 2000 में अस्तित्व में आता है। उसके बाद परिसीमन तो पूरे देश में हुआ, झारखंड में नहीं हो पाया क्योंकि झारखंड की अलग से जनगणना नहीं हो पाई। तो परिसीमन के माध्यम से हम जो कुछ निर्वाचन प्रक्रिया में विसंगतियां होती है उसको भी दूर करते हैं। तो मित्रों, अभी हमने परिसीमन को लेकर के आपसे चर्चा किया, क्यों विरोध है, इसका संवैधानिक प्रावधान है क्या। जहां तक मैं समझ पाता हूं, परिसीमन का विरोध करना कहीं से भी उपयुक्त नहीं लगता। सरकार एक संवैधानिक व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कर रही है। अगर कोई भी सरकार अपनी संवैधानिक व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करती है तो उस पर यह भी आरोप लगेगा कि वह संविधान के विपरीत कार्य करे। अगर सरकार कर रही है तो विपक्ष उसको करने नहीं दे रहा। भारत सरकार अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 212 को अनुपालित करना चाहती है, तो जिसका हमें स्वागत और सहयोग करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से देश का विपक्ष विरोध कर रहा है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। जय हिंद, जय भारत।